हाँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं और आज ज्योग्राफी की लगभग चौथी वीडियो है। इससे पहले जो 3 वीडियो आप उनको ज़रूर देखें। उसके बाद अगर आप क्रम में वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल कहीं और से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप तुरंत ही यहीं पर सारा कुछ याद हो जाएगा। बस एक बार रिवीजन करेंगे और आपका 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप अगर क्रम से नहीं देखते हैं वीडियो तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और हमारा जो ज्योग्राफी का टाइम जो है आज से 9 बजे सुबह 9 बजे आपकी क्लास डेली हुआ करेगी और आप इतने समय लाइव में आ जाया करें। ठीक है, आपको ये वाली जो टाइमिंग है इसके बारे में आप जानते होंगे, पहले भी देख चुके होंगे। लेकिन इसी टाइम पे आप रोज इसी टाइम पे रोज लाइव रहिए। देखिए, आपका जो 3 बजे किसकी क्लास होगी, मैथ की। ठीक है, 2 टाइम टेबल कैसे हैं जी? चलिए, आप इस टाइम टेबल को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और इसी हिसाब से आप लाइव आया करेंगे। चलिए, फिर आज हम कौन सी क्लास शुरू करेंगे? ज्योग्राफी की। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पढ़ रहे थे भारत के परिचय में द्वीपों के बारे में, और हम अंडमान निकोबार के बारे में आपको समझा चुके थे। और आज कौन सा द्वीप पढ़ाएंगे? लक्षद्वीप। ठीक है, तो आप पहली हेडिंग डालेंगे लक्षद्वीप। तो हम देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में। पहले कुछ पॉइंट नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको मैप पे भी समझेंगे। ठीक है, देखिए, तो आपको पता होगा कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो राजधानी लिखेंगे कवारती। राजधानी कवारती। उसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें कि जो लक्षद्वीप है ये कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यानी कई द्वीपों के समूह को हम क्या कहेंगे? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है क्या? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इसमें लगभग लिखेंगे, इसमें लगभग 36 प्रमुख द्वीप हैं। लगभग कितने मुख्य द्वीप हैं इसमें? तो 36। ठीक है, इन 36 द्वीपों में कुछ द्वीप हैं जिनको हम मैप पर आपको समझाएंगे, जिनकी कुछ विशेषता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे लक्षद्वीप को एटोल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। एटोल आइलैंड। एटोल आइलैंड के नाम से जानते हैं। एटोल शब्द जो है इसका मतलब क्या है? तो आप देखेंगे, जो ये एटोल शब्द है इसका मतलब है घोड़े के नाल के आकार का। यानी इन द्वीपों की जो स्थिति है वो इस तरीके से है। इन सभी द्वीपों को क्या कहते हैं? इन द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्थिति है वो घोड़े के नाल के आकार की है, इसीलिए इस द्वीप को एक नया नाम दिया गया है, एटोल आइलैंड। ठीक है, चलिए लिखेंगे घोड़े के नाल के आकार का। घोड़े के नाल के आकार का।
लक्षद्वीप का एक दूसरा भी नाम है, लिख लीजिए, इसे मूंगा, इसे मूंगा द्वीप भी कहा जाता है। यानी मूंगा द्वीप का मतलब है कोरल आइलैंड, जिनको इंग्लिश में कहते हैं कोरल आइलैंड, मूंगा। मूंगा शब्द से मतलब क्या है कि मूंगा एक जलीय जीव है, ठीक है। या फिर इसको कहीं आ जाए आपके मतलब एग्जाम में कि कोरल आइलैंड के नाम से किसे जानते हैं, तो किसे जानेंगे, लक्षद्वीप को, ठीक है। भारत में कोरल आइलैंड के नाम से किसे जानेंगे, लक्षद्वीप को। मूंगा शब्द का इंग्लिश वर्जन होता है कोरल, ठीक है, कोरल। ठीक है, मूंगा द्वीप को ही कोरल द्वीप भी कहा जाता है। तो कोरल आइलैंड किसे कहा जाता है, आप कहेंगे लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ है, तो लिखेंगे ये है अरब सागर, अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह है। ठीक है, अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह है। जो मूंगा द्वीप है, मूंगा क्या है, एक जलीय जीव है। इसको मूंगा द्वीप क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप समझेंगे कि मूंगा जो है एक जलीय जीव है, ठीक है। और इसका जो कवर बना होता है मूंगा का, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और जब ये मूंगा मरते रहते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है। जब यही प्रक्रिया हजारों साल चलती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि ये समुद्र में, समुद्र की सतह पर जमा होता रहता है और हजारों साल बाद ये समुद्र के ऊपर तक आ जाता है और जो बाहर से दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए इसे मूंगा द्वीप कहा जाता है। और जो मतलब कोई ऐसी स्थलीय संरचना या ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ पानी हो तो उसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे, ठीक है। इसीलिए लक्षद्वीप को मूंगा द्वीप भी कहा जाता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है इस मैप पर हम समझेंगे ये कहाँ पर है, ठीक है। देखिए भारत में ये वाला, ये कौन सा सागर है, पहली में जाइए, आवाज ज्यादा है, लाइट ज्यादा है, अच्छा चलिए। तो हम इस इन द्वीपों को हम मैप पर समझते हैं कि कौन से द्वीप की स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पता होगा कि जो भारत का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर कौन सा सागर है, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। और इधर कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट पर है और अरब सागर भारत के पश्चिमी तट पर है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर द्वीपों की स्थिति, ठीक है। तो ये वाला जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये कौन सा है, लक्षद्वीप। ये सभी द्वीपों का जो समूह है इसको कहेंगे हम लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की स्थिति आपको समझ में आई होगी, लक्षद्वीप। और यहीं पर देखेंगे कि यहाँ पर जो तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पर एक द्वीप है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम पंबन द्वीप, ठीक है।
इसको कहेंगे पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जे ऐसे द्वीप हैं, इनकी कोई खासियत नहीं है ज़्यादा, इनमें सिर्फ ऐसे ही पूछा जा सकता है पंबन द्वीप किस सागर में है या फिर किस स्टेट में है। तो अगर स्टेट की बात करेंगे तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में, और अगर सागर की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद एक द्वीप पड़ता है कहाँ, इसमें यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर इस द्वीप को क्या कहेंगे, इस वाले द्वीप को कहेंगे श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा। इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट विशेषताएं हैं, वो भी हम बताएंगे। अभी आप इस तरीके से मैप पर ही आप बनाएं, जिससे कि आप एक बार अगर बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और याद करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में एक द्वीप पाया जाता है, यहाँ पर उड़ीसा वाले भाग में, इसको क्या कहेंगे, इसको नाम देंगे हम व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, या फिर इसका दूसरा नाम भी है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम द्वीप। आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप या फिर व्हीलर द्वीप। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कहाँ, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास यहाँ पर एक द्वीप है जिसको हम कहेंगे न्यू मोर, न्यू मोर द्वीप। न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप की क्या विशेषता है कि न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये तो आपको पता ही है। दूसरा है कि इस पर बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद है। ठीक है, आप इनको देख लीजिए। अब हम यहाँ पर लक्षद्वीप के कुछ द्वीपों को बना रहे हैं, इनको आप देखेंगे कि इनकी स्थिति और इनके बीच में कुछ चैनल हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक द्वीप बनाया है जिसको हम कहेंगे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। उसके बाद ये एक द्वीप है, इसे कहेंगे मिनी कोय, मिनी कोय। उसके नीचे एक देश है, ठीक है, इस देश को क्या कहेंगे, मालदीव, मालदीव। ये क्या, ये एक देश है। ठीक है, मालदीव एक देश है, यानी यहां पर अगर स्थिति बताएं तो ये कौन सा है, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये मिनी कोय है, और इधर ये कौन सा देश है, नीचे ये देश है, इधर कहेंगे मालदीव। ठीक है, मालदीव कहाँ है, समुद्र में है। ठीक है, ये अलग देश है, इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ चैनल हैं, उनके नाम देंगे हम। देखिए, लक्षद्वीप और मिनी कोय के बीच एक चैनल पाया जाता है जिसे हम कहेंगे 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। चैनल के बारे में हम कल ही आपको समझा चुके कि चैनल का मतलब क्या होता है। जिस तरीके से मतलब दो जलीय निकाय हैं, उनके बीच जो सकरा रास्ता होता है, सकरा शब्द का मतलब होता है उथला, उथला समुद्र। ठीक है, जो सकरा रास्ता होता है उसे हम चैनल कहते हैं, कि इस जलीय बॉडी से दूसरे जलीय बॉडी में जाने के लिए जो बीच में स्थलीय भाग को काट करके बना होता है उसे हम चैनल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर कौन सा स्थलीय भाग है, लक्षद्वीप, और इधर नीचे कौन सा है, मिनी कोय।
ठीक है। अगर ये दोनों स्थलीय बॉडी जुड़ जाएंगी तो दोनों, इधर कौन सा है तो वही बंगाल की खाड़ी, ठीक, सॉरी अरब सागर, लेकिन इन दोनों को बीच से जलीय बॉडी, यहाँ से जल का मतलब जल का पास होता है, ठीक है। जिस तरीके से एक पहाड़ी भाग जो होता है, उधर पहाड़ी के इधर और उधर जाने के लिए बीच में जो मतलब रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर चैनल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ये जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और इनको आप जरूर देखिए। मतलब जितने भी चैनल हैं भारत में, हमने कितने बताए, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, दक्कन पास और कोको चैनल, ग्रेट मतलब ग्रेट या महान चैनल, हमने जो भी बताए हैं उन चैनल को आप जरूर याद करिए, क्योंकि जो चैनल का मतलब एक जल संधि भी कह सकते हैं इनको, ठीक है, जल संधियाँ भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हीलर द्वीप के बारे में, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे व्हीलर द्वीप। एक लाइन लिखेंगे इनमें, व्हीलर द्वीप। चलिए इसमें लिखेंगे, मतलब इसे क्या, इसे दूसरा नाम दिया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप। इसका दूसरा नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो इसका ये कैसा नया नाम है। पुराना नाम क्या है, व्हीलर द्वीप, और नया नाम क्या है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। और इसको, इसकी दूसरी खास बात क्या है, यह द्वीप मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है, मिसाइल परीक्षण, ये भी इसकी खास बात है, ठीक है। उसके बाद अगला जो द्वीप देखेंगे, कौन सा, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। जो व्हीलर द्वीप हमने अभी बताया था वो किस राज्य में है, तो आप कमेंट करेंगे उड़ीसा राज्य में, ठीक है। उसके बाद श्रीहरिकोटा किस राज्य में, ये भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे श्रीहरिकोटा को मतलब किसके लिए, इसकी विशेषता क्या है श्रीहरिकोटा की। तो पहले तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसरो। श्रीहरिकोटा का दूसरा नाम क्या है, इसरो, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ रॉकेट का परीक्षण होता है, रॉकेट परीक्षण, ठीक है। उसके बाद जो अगला बताया था हमने, न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप। इसमें एक लाइन लिखेंगे, यह है भारत या बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है, ठीक है। तो हमने ये भारत के जो मुख्य द्वीप पढ़े हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ये सभी, अब जो भारत का हम परिचय पढ़ा रहे थे, भारत के परिचय के बारे में आपको हमने
मैक्सिमम तरीके से बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाया है, जो आपके एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ज़रूर नहीं ये आपके ही एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए इतना सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और आप इतना मुझ पर विश्वास रखिए, ठीक है। उसके बाद आज हम ठीक है, चलिए इस पे लाल, इस पे लाल कर, चलिए ठीक। उसके बाद आज अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, भारत का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। भारत का भौगोलिक विभाजन। जो भारत है तो इसके भौगोलिक विभाजन की जो बात अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक तरीके से की है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किनका देखेंगे, कृष्णन चटर्जी का, यानी कृष्णन चटर्जी ने भारत को कितने भागों में विभाजित किया है। विभाजित करने का मतलब ये है कि हम भारत को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगा और हम कुछ पॉइंट आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर क्रम से पढ़ेंगे तो हम सारी चीज़ आप तक पहुंचा पाएंगे और आपको भी पढ़ने में सहूलियत होगी और समझ में भी आएगा। तो इसीलिए कोई भी अध्ययन करने के लिए किसी भी पार्ट को, किसी भी चैप्टर को या फिर किसी भी स्थिति को अपने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हम उसके बारे में आसानी से अध्ययन कर सकें, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कृष्णन और चटर्जी ने इसको कितने भागों में बांटा है। चेंज नहीं हो रहा, चलिए इसको देखेंगे। कृष्णन एवं चटर्जी के अनुसार, कृष्णन और चटर्जी के अनुसार, कृष्णन और चटर्जी ने इसको कितने भागों में बांटा है, इसको देखेंगे। कृष्णन और चटर्जी के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा है। यानी भारत का जो भौगोलिक विभाजन है कृष्णन और चटर्जी ने 5 भागों में किया है। वो 5 भाग कौन कौन से उनको देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग, उसके बाद मध्य भारत का मैदान, मध्य भारत के मैदान से मतलब है जहां से भारत की नदियां या फिर तराई वाला भाग कह सकते हैं, ठीक है, जो मध्य भारत है, बीच का भाग। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत, और चौथा पॉइंट लिखेंगे हम तटीय मैदान मतलब समुद्र के पास वाला भाग, ठीक है। उसके बाद हम 5वां देखेंगे द्वीप समूह। मतलब इन 5 भागों में भारत को कृष्णन और चटर्जी ने बांटा है, ठीक है, किसके लिए, अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो हम इस भाग को तो पहले ही भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, द्वीप समूह तो हम पढ़ चुके हैं, और अब हम कौन सा पढ़ेंगे, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे इन 5 भागों को कि कहाँ पर कौन कौन सा भाग रखा गया है, ठीक है। तो जो ऊपर का जो भाग है, क्या बताया था, उत्तर का पर्वतीय भाग, तो इसको हम क्रॉस के चिन्ह से दर्शाएंगे। ये वाला जो भाग है जहां तक
भारत का मतलब हिमालय पर्वत वाला भाग, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हिमालय पर्वत वाले भाग को पर्वतीय भाग कहा गया है। ठीक है, ठीक है। इधर क्या है कि जो हिमालय पर्वत है वो अरुणाचल प्रदेश से इस तरीके से मुड़कर आया है और अंडमान निकोबार तक गया है। जो अंडमान निकोबार है, अगर क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, लेकिन बहुत ही उच्च लेवल का हो जाता है कि अंडमान निकोबार ये किस पर्वत का भाग है, तो ये आप कहेंगे हिमालय पर्वत का ही विस्तार है अंडमान निकोबार। मतलब जो हिमालय पर्वत है वो समुद्र में डूब चुका है, लेकिन इसकी कुछ चोटियां जो हैं ऊपर आई हैं, जिन्हें हम द्वीप के नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार के। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश से हिमालय पर्वत मुड़कर इधर आया है म्यांमार वाले भाग में, तो इस पर्वत को क्या बोलते हैं, अराकान योमा पर्वत। इस सब बातों के बारे में हम पर्वतीय भाग में जानेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है, उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे मध्य भारत का मैदान। मध्य भारत के मैदान को देखेंगे तो ये वाला जो भाग है, चलिए इसको माइनस से देखते हैं, माइनस चिन्ह से, ये वाला भाग, ये वाला भाग है, इसे कहते हैं मध्य भारत का मैदान। यहाँ से मैक्सिमम नदियां निकलती हैं। ठीक है, निकलती तो पहाड़ से, लेकिन यहाँ से गुजरती हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट कि ये वाला भाग दक्षिण भारत वाला, ये वाला भाग, इसे हम कहेंगे दक्कन का मतलब प्रायद्वीपीय भारत, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से इसको, ये कौन सा भारत है, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे। उसके बाद देखेंगे ये वाला भाग, इसे हम क्या कहेंगे, तटीय भारत, तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान। और इसे कहेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग। उसके बाद इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत। यहां पर लिखेंगे प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत है, और ये रेड वाला तटीय मैदान, ऊपर उत्तर का पर्वतीय भाग। उसके बाद जो ये ब्लैक वाला बचा है, इसे हम कहेंगे मध्य भारत का मैदान, मध्य भारत मैदान। ठीक है, उसके बाद बचा है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह को हम पहले समझा भी चुके हैं। जो ये अंडमान वाला भाग है, ये वाला अंडमान निकोबार, ठीक है, और इधर कौन सा था, ये लक्षद्वीप वाला, और यहाँ पर हमने आपको बताया था व्हीलर द्वीप, हरिकोटा, पंबन द्वीप और न्यूमोर द्वीप, इन सभी को कहेंगे क्या, द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह। द्वीप समूह, तो ये हो गया भारत का भौगोलिक विभाजन, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलेंगे आगे उत्तर के पर्वतीय भाग पर। यहां से आप कुछ क्वेश्चंस मुझे बताएंगे, ठीक है, कि व्हीलर द्वीप का नाम क्या है, नया नाम क्या है व्हीलर द्वीप का, ठीक है, और न्यूमोर द्वीप किस भारत के किस राज्य में आता है। इन दो क्वेश्चन को आप बताएंगे कमेंट में। चलिए
उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे भारत का पर्वतीय भाग। ठीक है, या फिर भारत का उत्तर, मतलब उत्तर का पर्वतीय भाग या भारत का पर्वतीय भाग। ठीक है, लेकिन आप उत्तर का डालिए क्योंकि भारत में तो प्रायद्वीप भी आएगा, या फिर आप यहाँ पर ये ऐड कर दीजिए उत्तर भारत का, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग। ठीक है, चलिए हम देखेंगे। तो उत्तर भारत का पर्वतीय भाग, सबसे पहले आप जानेंगे कि पर्वत है क्या। ठीक है, चलिए कुछ लिख लेंगे पर्वत के बारे में कि पर्वत क्या है। पर्वत, वैसे तो आप लोग जानते ही हैं और ये पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन आप समझेंगे कि ऐसे 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, ऊंचाई वाले स्थान जिनका ऊपरी भाग नुकीला हो तो उन्हें क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे, पर्वत कहते हैं। मतलब ऐसे उच्च स्थान जिनका ऊपरी भाग कैसा? पॉइंटेड, यानी नुकीला भाग हो, तो उन्हें हम पर्वत कहेंगे, लेकिन उनकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर तक रही हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पर्वत जो है कितने प्रकार के हैं। चलिए, तो इनके प्रकार देखेंगे। पर्वत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 बलित पर्वत, उसके बाद दूसरा बिलाक या भ्रंश पर्वत, उसके बाद तीसरा लिखेंगे हम ज्वालामुखी पर्वत, और हम चौथा लिखेंगे अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अब हम इनको एक एक को इसी तरीके से पढ़ेंगे। बलित पर्वत क्या होते हैं? बलित का मतलब होता है फोल्ड, इंग्लिश में इसे कहेंगे फोल्डेड माउंटेन। बलित को इंग्लिश में कहेंगे फोल्डेड माउंटेन, और बिलाक या भ्रंश पर्वत को इंग्लिश में कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। ठीक, ब्लॉक माउंटेन। भ्रंश का मतलब होता है दरार। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत वे पर्वत हैं जो पहले कभी बलित पर्वत हुआ करते थे। मतलब बलित अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं ये भी एक प्रकार के बलित पर्वत ही होते हैं, लेकिन अवशिष्ट पर्वत जो बलित पर्वत होते हैं ये नए पर्वत हैं, और जब नए पर्वत ये काफ़ी लंबे समय तक ताप, वर्षा और वायुदाब इत्यादि क्रियाओं के द्वारा जब ये पर्वत छोटे होने लगते हैं अपनी पुरानी लंबाई से, तो इन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यानी इनकी जो चट्टानें हैं वो ताप, वर्षा और दाब इत्यादि क्रिया से टूटने लगती हैं। ठीक है, तो इनकी लंबाई घट जाती है, तो इन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पुराने पर्वत
होते हैं। कौन से? अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत का भारत में एग्जाम्पल कौन सा है? अरावली। ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल क्या है? जो हमने कल आपको बताया था, बैरिन द्वीप। कहाँ? उसमें याद कीजिए आप, अंडमान निकोबार में। ठीक है। उसके बाद ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत का भारत में अगर एग्जाम्पल देखें तो हम देखेंगे सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, उसके बाद पश्चिमी घाट वाले। ठीक है। बलित पर्वत का अगर भारत में एग्जाम्पल देखेंगे तो कौन सा है? हिमालय पर्वत। ठीक है। इन सभी को हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है। तो आप पहले डालेंगे हेडिंग बलित पर्वत, हेडिंग डालेंगे बलित पर्वत। चलिए, हमने बता ही दिया आपको बलित पर्वत क्या है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिमालय पर्वत। हम पढ़ेंगे हिमालय को सबसे पहले। हिमालय, हिमालय के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे आपका ये क्वेश्चन बहुत ऊंचे लेवल का हो जाएगा आपके लिए, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। एक मोटी भाषा में आपको बता दे रहे हैं कि जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो हमारी पृथ्वी है इस पर इसकी कई सारी लेयर हैं, जो हम कहाँ पढ़ेंगे आपको? विश्व भूगोल में, आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तब वहाँ पर हम ठीक से समझेंगे। जो हमारी पृथ्वी है इसमें बहुत सारी लेयर हैं। इसमें एक नीचे भी लेयर है, कौन सी? मैग्मा, जहाँ पर है मध्यमंडल। ठीक है। उसके ऊपर की जो लेयर है स्थल मंडल, जहाँ हम रहते हैं। तो ये लेयर मैग्मा के ऊपर तैरती हुई है। ठीक है। तो हुआ क्या कि चलो कई अरब साल पहले कि क्या हुआ था कि पृथ्वी का जो पृथ्वी मतलब कई भागों में बट गई, टूट गई। ठीक है। तो ये जो लेयर है स्थल भाग जो है कई भागों में टूट गया। तो ये लेयर गतियां करने लगे एक दूसरे की तरफ। गति कैसे करते हैं कि जो मैग्मा है वो संवहनीय गति करता है, और संवहनीय गति के कारण जो प्लेटें हैं वो टूट जाती हैं। ठीक है। या फिर जैसे ज्वालामुखी जब संवहनीय गति करते हैं तो नीचे से मैग्मा जब प्रेशर बनाता है तो पृथ्वी के कुछ भाग को फोड़ देता है। ठीक है। वो सब ज़्यादा ऊंचे स्तर का हो जाएगा जो आपके लिए व्यर्थ है। ठीक है। चलिए, आप इतना ही जानेंगे। तो आप दो प्लेटों के बारे में देखेंगे। एक ये प्लेट है, इसका नाम है इंडो, लिखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इधर दूसरी प्लेट है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन। हमें कैसे पता लगा कि जो हिमालय की जो उत्पत्ति है इसकी दो थ्योरी मिलती हैं। एक तो कोबर का सिद्धांत और दूसरा मिलता है प्लेट विवर्तनिक थ्योरी। ठीक है। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी जो किसने दी है? हैरी हेस ने दी है। ठीक है। तो इसको हम प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के आधार पे आपको समझा रहे हैं। ये आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। हो सकता है इतना पूछ लिया जाए कि जो भारत है वो किस प्लेट पे था, तो आप कहेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर। ठीक है। ये वाला, ये हम भारत की स्थिति भी बना दे रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर इस तरीके देखें रेड कलर से, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? जलीय भाग। ठीक है। जलीय भाग कैसे बना कि पहले ये पृथ्वी जो थी ये बिल्कुल बीच में थी और इसके चारों तरफ पानी था, और जब ये महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, पृथ्वी के भाग टूटे, महाद्वीप बने, तो इनके बीच में पानी आ गया। तो ये जो पानी वाला भाग है इसको एक नया नाम दिया गया था टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है। आप यहाँ पे हटेंगे उत्पत्ति, यानी किसकी? हिमालय की उत्पत्ति। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है। तो जो ये टेथिस सागर है बीच में, और इधर यूरेशियन प्लेट और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी ये दोनों कैसे स्थलीय भाग हैं, ये दोनों स्थलीय भाग हैं, और ये एक कैसा जलीय भाग है, ये सागर है। ठीक है। तो हुआ क्या कि इधर से कुछ नदियां इसमें, इधर से भी कुछ नदियां गई इसमें, और इधर से भी कुछ नदियां आई। देखिए, इधर से कुछ नदियां गई
और इधर से भी कुछ नदियां आई। तो नदी जब आती है और किसी सागर में गिरती है तो नदी का काम क्या होता है? जल को लाना और कंकड़ पत्थर मिट्टी यानी अवसादों का, अवसाद जो होते हैं सेडिमेंट होते हैं, उनको भी बहा करके नदी लाती है और कहाँ गिराती है? सागर में गिराती है। ये कोई प्रक्रिया एक दिन की या एक दो साल की नहीं होती है, इसको करोड़ों लाखों साल लगते हैं। ठीक है, तो ये लंबे समय तक जब ये प्रक्रिया चलती रही तो टेथिस सागर के क्या हुआ, इसमें इतने अवसादों का जमाव हो गया कि टेथिस सागर बिल्कुल भर गया। ठीक है, और जब भरने के बाद, और इधर से क्या है, ये प्लेटें भी हमने बोला कि गति कर रही हैं इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। तो क्या हुआ, दोनों का जब दोनों की टक्कर हुई तो बीच में जो मलबा था यानी अवसाद था, वो अवसाद पर्वत के रूप में इस तरीके से खड़ा हो गया। ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे? हिमालय पर्वत। ठीक है, तो इसी तरीके से ये प्लेट और ये प्लेट जब मिली ऊपर तो इस तरीके से पर्वत का निर्माण हो गया, हिमालय। इसे ही हमने क्या दे दिया? हिमालय नाम दे दिया। ठीक है, आप इस थ्योरी को समझ में आए? ये कौन सी थ्योरी? प्लेट विवर्तनी की थ्योरी के अनुसार, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये आपके लिए कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडियन प्लेट है उसका नाम क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, और बीच में कौन सा सागर था? तो आंसर होगा टेथिस सागर। यहाँ से मोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत जो है, हिमालय है, हिमालय को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से दो भाग हैं? लिखेंगे हिमालय। हिमालय को हम दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्षैतिज आधार पर विभाजन, क्षैतिज विभाजन यानी हमने हिमालय को क्षैतिज रूप से विभाजित कर लिया है, उस हिसाब से भी पढ़ेंगे। और दूसरा विभाजन किया है हमने नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर। ठीक है, नदियों के आधार पर विभाजन का मतलब है कि जो नदियां हिमालय को काट करके आ रही हैं तो किस नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्षैतिज विभाजन है, इसमें हम लिखेंगे कौन कौन से हिमालय के भाग हैं। तो पार हिमालय, पार हिमालय जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय भी कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय या मिडिल हिमालय, लघु हिमालय। दूसरा भाग क्या है? मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। उसके बाद चौथा भाग है शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इन सभी भागों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद नदियों के आधार पर हम हिमालय को पढ़ेंगे। नदियों के आधार पर कौन कौन से हैं? सबसे पहले कश्मीर हिमालय, कश्मीर, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। उसके बाद कश्मीर हिमालय के बाद कश्मीर हिमालय पढ़ेंगे, और कश्मीर हिमालय के बाद पढ़ेंगे हम नेपाल,
नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, और उसके बाद एक और हिमालय क्या, कुमाऊं हिमालय, कुमायूं, कुमायूं हिमालय, और असम हिमालय, असम हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ पर है, उत्तराखंड वाले भाग में, नेपाल वाले भाग में इधर, कश्मीर और पंजाब वाले भाग में, और इधर असम वाले पूर्वोत्तर भाग में। ठीक है, कश्मीर हिमालय को हम दूसरा भी नाम देते हैं, पंजाब हिमालय भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब हमने हिमालय का विभाजन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पार हिमालय। आप हेडिंग डालेंगे पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पार हिमालय, पार हिमालय। पार हिमालय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय। पार हिमालय का मतलब क्या है कि हिमालय के पार, यानी हिमालय को पार करके जो पर्वत पड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम पार हिमालय। ये जो पार हिमालय है ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय से भी पहले के हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया पार हिमालय। हिमालय पर्वत जो बना है वो हमने बताया कि प्लेटों के टकराव से, तैतीस सागर के अवसादों से बना हुआ है। लेकिन ये जो पार हिमालय है ये यूरेशियन प्लेट पर स्थित था। ठीक है, ये हिमालय से भी पहले का भाग है। ठीक है कहाँ पर इसकी स्थिति देखेंगे तो जो लद्दाख वाला भाग है यहाँ पर एक ये रेंज है, इस रेंज को क्या कहेंगे, काराकोरम रेंज। यहाँ पर लिखेंगे काराकोरम। चलिए इसको यहाँ पर बता देंगे, लेकिन इसको कैसे आप समझ लेंगे, ये लिख लेंगे, के का मतलब काराकोरम रेंज। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरी रेंज देखेंगे जिसको हम कहेंगे जास्कर। ठीक है, जास्कर मतलब जे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए इसको लाइन से ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, इस तरीके से समझने में आसानी रहेगी। इस तरीके से देखेंगे, ये जो पर्वत है इसे हम काराकोरम कहेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसके नीचे एक श्रेणी है जिसे हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे लद्दाख श्रेणी। ठीक है, उसके बाद एक श्रेणी है नीचे जिसे हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जे का मतलब जास्कर। तो ये जो तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं को मिला करके एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। पार हिमालय। पार हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, तो आप कहेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रृंखलाएं। ये तीन पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर एक हिमालय का निर्माण हुआ जिसको हम कहते हैं पार हिमालय। ठीक है, इस हिमालय पर कुछ चोटियां हैं उनको भी लिखेंगे। यहाँ पर जो काराकोरम श्रेणी है, पार हिमालय वाली काराकोरम श्रेणी है, तो यहाँ पर एक चोटी है जिसको हम नाम देंगे K2। उसके बाद लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी है जिसको हम नाम देंगे राकापोसी। उसके बाद ये जास्कर है। ठीक है, जास्कर पर एक उत्तराखंड में एक चोटी है जिसे हम देंगे नाम कामेत पर्वत। कामेत। ठीक है, कामेत चोटी। ठीक है, ये तीन चोटियां कहाँ हैं, हिमालय में, पार हिमालय में। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक पॉइंट है उनको भी लिख लेंगे। जो सबसे पहले आप चोटी का नाम लिखेंगे K2 के बारे में, तो इसका दूसरा भी नाम है K2 का, क्या नाम है, गाडविन आस्टिन। इसे हम गाडविन आस्टिन भी कहते हैं, गाडविन आस्टिन चोटी।
गाडविन ऑस्टिन K2 का ही दूसरा नाम है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये लिखेंगे, ये है काराकोरम, काराकोरम रेंज या फिर श्रेणी पर स्थित है, या काराकोरम श्रेणी पर है, ठीक है। इस चोटी की लंबाई भी पूछ ली जाती है क्योंकि यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लिखेंगे यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी लंबाई क्या है? लंबाई लिखेंगे 8611 मीटर, यानी 8611 मीटर किसकी लंबाई है? K2 की। नाम क्या है इसका? गाडविन ऑस्टिन। ये है कहाँ पर? तो इस टाइम जो पीओके वाला भाग है, ये चोटी उसमें है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे हम राकापोसी। राकापोसी चोटी के बारे में लिख लेंगे। राकापोसी राकापोसी चोटी, तो इसके बारे में खास पॉइंट है, लिखेंगे यह है दुनिया में, यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र ढाल वाली चोटी है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी है। यानी ये चोटी बिल्कुल सीधी है, यहाँ पर जो ढाल है, स्लोप है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे किसके बारे में? कामेट। कामेट, कामेट किस पर है? ये राकापोसी किस श्रेणी पर है? तो आपको बताया लद्दाख पर है। चलिए एक पॉइंट लिख भी सकते हैं, कहीं भूल जाएंगे आप। यह है लद्दाख श्रेणी पर है, लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। यानी राकापोसी जो है किस श्रेणी पर है? लद्दाख श्रेणी पर है। उसके बाद अगली श्रेणी कौन सी है? जास्कर श्रेणी। लिखेंगे जास्कर श्रेणी पर, जास्कर श्रेणी, इस तरीके से लिखेंगे, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कामेट है। कामेट यूके में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट पर्वत, ये उत्तराखंड राज्य में आती है, ठीक है। इन तीनों पर्वतों को मिलाकर, तीनों श्रेणियों को मिलाकर एक नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं पार हिमालय, ठीक है। आप इसको यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि जो पार हिमालय है, इस पर कुछ ग्लेशियर भी हैं, ठीक है। उन ग्लेशियर के बारे में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर दूसरे पेन से लिखेंगे, यहाँ पर एक ग्लेशियर है काराकोरम श्रेणी पे, जिसे हम कहते हैं सियाचिन। सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर। ये कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी पर, ठीक है। तो यहाँ पर और भी ग्लेशियर हैं, उन सब के बारे में लिख लेंगे और कुछ खास पॉइंट हैं उनको भी देख लेंगे। चलिए
यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम ग्लेशियर। किस श्रेणी पे? काराकोरम श्रेणी पर, ठीक है। ग्लेशियर नाम डालेंगे। हाँ, ग्लेशियर। तो सबसे पहले लिखेंगे सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन। उसके बाद दूसरा है ब्याफो, फिर बाल्टारो, साल्टारो, ये कुछ ग्लेशियर हैं, ठीक है। एक और लिख लीजिए हिस्पर, हिस्पर। ये कुछ क्या है? ग्लेशियर हैं। किस श्रेणी पर है? तो यहाँ पर लिखेंगे ये सभी ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर हैं, काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर। सियाचिन ग्लेशियर, इसके बारे में एक पॉइंट लिख लेंगे। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। यानी ये ग्लेशियर सियाचिन के बारे में खास बात है कि ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का क्षेत्र है, ठीक है। तो आज हमने खत्म किया है काराकोरम, ठीक है। अब कल से हम हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे, जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, नमस्कार। और बाकी की आज जीके की क्लासें हैं वो नहीं चलेंगी, ठीक है। आपकी 12 बजे से क्लास चलेगी और आप 12 बजे लाइव आइएगा। चलिए, धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार।